अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है हमजा रमज़ान एंड आई टीच बायोलॉजी और नून एकेडमी। नून एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक डेली फ्री लाइव सेशंस जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं। उन फ्री लाइव सेशंस के अंदर आप जो अपने ग्रेड के हवाले से कोई भी जो टॉपिक है उसे स्टडी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप उस डेली लाइव सेशंस के अंदर भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके जो टीचर होंगे वो उस क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे, उसको आंसर करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो हमारा जो आज का इस वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ प्रोटीन्स। हमने इस वीडियो के अंदर बात करनी है कि जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी क्यों होती हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। चंद एक फंक्शंस के हवाले से बात करेंगे और प्रोटीन्स को बनाया कैसे जाता है, मतलब कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन्स बनती हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी सेल को अगर आप देख लेना तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कंपाउंड होगा दैट विल बी प्रोटीन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देख लें, उसको कंपेयर कर लें तो प्रोटीन उससे बहुत ज़्यादा मौजूद होगा आपके सेल के अंदर। अगर आप एक सेल का ड्राई वेट लेते हैं, ड्राई वेट का मतलब होता है कि आपने सेल के अंदर से जितना भी वाटर है इस वाटर को रिमूव कर दिया, निकाल दिया इस वाटर को। तो अगर आप किसी भी सेल का ड्राई वेट लेते हैं ना तो उसका तकरीबन 50% जो है ना वो प्रोटीन होता है। ठीक है, कि आप किसी भी सेल में से पानी को निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल है जिसके अंदर हमारे पास 70% वाटर है। आप वाटर को रिमूव करते हैं तो सेल का 30% मैस जो है ना बच जाता है। इस 30% के अंदर जो 15% होगा दैट विल बी प्रोटीन। ठीक है, वो प्रोटीन्स होंगी। तो किसी भी ड्राई सेल का जो 50% होता है वो प्रोटीन्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये आपके हर तरह के सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि प्रोटीन के बगैर हैं, बाकी तमाम सेल्स में प्रोटीन पाई जाती है, नहीं। हर तरह के सेल में और हर एक सेल के हर एक पार्ट के अंदर, हर एक ऑर्गेनेली के अंदर जो है ना प्रोटीन्स मौजूद होंगी। ये आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल्स के अंदर बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सेल के अंदर अगर फंक्शन परफॉर्म करने की बात आती है तो एंजाइम्स जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे सेल के, हमारी बॉडी के बहुत से स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के अंदर आए तो सबसे पहले सेल की बात करते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। अगर बॉडी के कुछ बड़े स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जैसे कि आपके नेल्स हैं, दे आर प्रोटीन्स, आपके जो बाल हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं। तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बहुत से फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं और बहुत से स्ट्रक्चर्स भी बनाती हैं। ठीक है, आपके पास जितने भी इंजाइम्स हैं, तमाम इंजाइम्स जो होते हैं, बेसिकली मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि इंजाइम जो हैं जो रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, ऑल ऑफ दीज इंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, उसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन हैं क्या? हार्मोन केमिकल मैसेंजर हैं जो कि एक ग्लैंड रिलीज करता है किसी दूसरे ग्लैंड से या किसी दूसरी टारगेट साइट से कम्युनिकेट करने के लिए। तो हार्मोन केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाकर अपना मैसेज डिलीवर करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और सेवरल हार्मोन्स होते हैं, सेवरल हार्मोन्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, बहुत से हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन केमिकल मैसेंजर का काम भी कर रही होती हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन का नाम आप सभी ने सुना होगा, कभी ना कभी इस चीज़ को सुना ज़रूर होगा। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है। आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करती है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। मायोग्लोबिन ऑन दी अदर हैंड, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि मसल्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, मसल्स के अंदर ये ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करती है। अब वो लोग जो कि इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, जो कि काफ़ी देर तक जो है एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते रहते हैं, जैसे कि मैराथन रनर्स होते हैं, उनके मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन को स्टोर किया जा सके और उनके मसल्स ज़्यादा देर तक एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। तो मायोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करती है, जब कभी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी उसे ले लिया जाएगा। और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ का नाम देते हैं। एंटीबॉडीज़ आर जस्ट लाइक एन आर्मी। ठीक है, जिस तरह एक मुल्क है, एक कंट्री है, उसकी आर्मी है।
अगर कोई भी बैरूनी ताकत उस कंट्री के अंदर इन्वेड करना चाहे तो आर्मी उस कंट्री को डिफेंड करती है। तो हमारी बॉडी हमारी बेसिकली कंट्री है और उसकी जो आर्मी है दैट इज़ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ किसी भी फॉरेन पार्टिकल को या किसी भी फॉरेन एजेंट को हमारी बॉडी के अंदर आने से रोकती हैं, हमारी बॉडी को डिफेंड करती हैं। तो दे डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजन कहते हैं उन चीज़ों को जो कि डिजीज़ कोज करते हैं। तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारी बॉडी को इन पैथोजेंस से डिफेंड करने का काम करती हैं। उसके अलावा बहुत सी जो प्रोटीन्स हैं, हम लोगों ने इसके वाले से बात कर ली। हमारे पास कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होंगी जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स कहलाती हैं, ठीक है। थ्रोम्बिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजिन है, ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। क्यों? अगर कभी भी चोट लग जाती है तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अगर वहाँ पे ब्लीडिंग को ना रोका जाए तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हमारा सारे का सारा जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि वहाँ पर एक खून का लोथड़ा सा बन जाता है, एक ब्लड क्लॉट बन जाता है, खून जम जाता है। तो वो कैसे जमता है? वो इन प्रोटीन्स की वजह से जमता है ताकि मज़ीद खून को बाहर निकलने से रोका जा सके। तो दीज आर ऑल द फंक्शंस, और ये चंद फंक्शंस हैं, खैर तमाम फंक्शन नहीं हैं, प्रोटीन उनसे भी ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो ये चंद जनरल फंक्शंस हैं जो कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रही होती हैं ताकि हमारी लाइफ को सस्टेन किया जा सके। अब एक प्रोटीन है, प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है। मैक्रोमोलिक्यूल एक ऐसी चीज़ है जो कि माइक्रोमोलिक्यूल से, छोटे छोटे कंपोनेंट से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना हुआ होगा। इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके घर में एक दीवार है, दीवार काफ़ी बड़ी है। उस दीवार को बनाने के लिए आपने ब्रिक बाय ब्रिक, ठीक है, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा और फिर पूरी की पूरी दीवार जो है बनी। सेम इज़ द सिनेरियो है, ठीक है। आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एक एक करके आपस में जोड़ते जाएंगे तो पूरी की पूरी प्रोटीन बन जाएगी। वो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन को बना रहे होते हैं, दीज आर अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड जो हैं वो आपस में मिलते हैं, ये मोनोमर्स हैं। जी, मोनोमर्स जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनती हैं जो कि पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड कहलाती हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अमीनो एसिड के मिलने से बनती हैं। वैसे तो अमीनो एसिड की जो टाइप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनमें 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं। बच्चों, ये एक MCQs है कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद हैं, ठीक है, हमारी बॉडी की प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो 20 डिफरेंट टाइप्स के जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बना रहे होते हैं। अमीनो एसिड के अंदर आपके पास 4 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ तो ये जो दरमियान में आप लोगों को कार्बन नज़र आ रहा है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एन अल्फा कार्बन, ठीक है। तमाम पार्ट्स इस अल्फा कार्बन से, इस सेंट्रल कार्बन से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा 1 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है जी दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, COOH। इसे आप लोग COOH भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट जो हमारे पास आता है दैट इज़ अमीनो ग्रुप, ठीक है। इसे आप लोग NH2 भी लिख सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का एक बॉन्ड यहाँ पे कार्बन के साथ बना हुआ है। और जो फोर्थ और सबसे मेन जो हमारे पास एक अमीनो एसिड की आइडेंटिटी के लिए पार्ट आता है दैट इज़ R ग्रुप, साइड चेन अल्काइल ग्रुप। अब ये आपके पास एक जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी अमीनो एसिड का कि आपके पास दरमियान में एक सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल कार्बन की एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, ठीक है। मैं यहाँ पे खुद से आपको 1 बाय 1 वो बना के दिखा देता हूँ। साथ उसके एक अमीनो ग्रुप अटैच है, जो अल्फा कार्बन, उसके साथ ही अमीनो ग्रुप अटैच होगा। एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा कार्बन के बॉन्ड को फिल करने के लिए। और हमारे पास जो मेन यहाँ पर ग्रुप है जो कि किसी भी अमीनो एसिड की आइडेंटिटी को डिटरमिन कर रहा होगा, दैट विल बी दिस साइड चेन, ठीक है। अब ये एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। हमने अभी बात की कि हमारे पास 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो जो अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है? उनमें डिफरेंस है इस साइड चेन का। किसी अमीनो एसिड में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे खाली हाइड्रोजन लगा हुआ हो सकता है, किसी अमीनो एसिड में यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ हो सकता है, किसी अमीनो एसिड में यहाँ पे एक लंबी सी चेन हो सकती है कार्बन के एटम्स की, कार्बन के मॉलिक्यूल्स की, जो एक कार्बन चेन होगी लंबी सी। तो ये जो R ग्रुप है ये बेसिकली डिटरमिन करता है कि अमीनो एसिड्स के दरमियान में क्या डिफरेंस होगा। नाउ यू कैन सी
कि आपके पास अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ हो तो इट विल बी अ ग्लाइसिन, ठीक है। वहाँ पे CH3 लगा हुआ हो तो ये एक एलानिन, यानी कि वहाँ पे डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है आप लोगों के पास ये जो R ग्रुप था यहाँ पर, अगर R ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन है, एक डिफरेंट अमीनो एसिड है। R ग्रुप की जगह पे यहाँ पे CH3 है, डिफरेंट अमीनो एसिड है। उसी तरह आप तमाम अमीनो एसिड्स को देख सकते हैं कि R ग्रुप में डिफरेंस आ रहा है। जो उनका ऊपर वाला ये वाला पार्ट है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला और अमीनो ग्रुप वाला, जो अल्फा कार्बन आप लोगों के पास, ये तमाम अमीनो एसिड्स के अंदर ये वाला पार्ट सेम है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ R ग्रुप की जगह पर आता है। इसी ग्रुप की वजह से एक अमीनो एसिड जो है वो पोलर कहलाएगा, वो नॉन पोलर कहलाएगा। तो ये जो आपके पास R ग्रुप होता है, ये किसी भी अमीनो एसिड की जो आइडेंटिटी है उसे जाहिर करने का काम करता है ना। ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये आपस में मिलते किस तरह से हैं, ठीक है। इनके दरमियान में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? खैर इस डायग्राम की तरफ अभी हम आते हैं, हम पहले से खुद से बना के देखते हैं। मैंने भी आप लोगों से बात की कि एक अमीनो एसिड के अंदर जो है ना वो 4 मेन पार्ट्स होंगे, ठीक है। आपके पास ये अल्फा कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, ठीक है। आप इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को COOH भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ज़्यादा अच्छे तरीके से विजिबल होता है और आपको समझने में भी आसानी रहेगी। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा यहाँ पे अटैच है आपके पास एक अमीनो ग्रुप और यहाँ पे हमारे पास एक साइड चेन अटैच है। इसी तरह हम अगर एक और अमीनो एसिड को बनाते हैं आपके पास अगेन से वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप और यहाँ पे आपके पास साइड चेन। अब बच्चों अगर ऐसा हो कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये जो OH है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगर ये आपस में इस तरह इंटरेक्ट करें तो इनकी इंटरेक्शन से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है? ज़रा इसे काउंट करें कि आपके पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये अगर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इनकी इंटरेक्शन से क्या चीज़ पैदा हो सकती है? ऑब्वियसली वाटर प्रोड्यूस होगा। जब कभी भी 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलें और उनके मिलने के दौरान पानी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होकर वहाँ से रिलीज़ हो रहा हो, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का नाम दिया जाता है कि पानी का मॉलिक्यूल उनमें से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, उनमें से निकाला जा रहा है और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग इसको एक दफ़ा रिमूव कर दें, बेसिकली अगर मैं रिमूव करता हूँ तो सारा ही चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इसको एक दफ़ा रिमूव कर दें कि आपके पास जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो यहाँ से चले गए, तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। ये दोनों क्या करेंगे फिर? ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक ये अमीनो एसिड है, ठीक है। इस अमीनो एसिड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दूसरे अमीनो एसिड के जो अमीनो ग्रुप के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, इनकी इंटरेक्शन की वजह से वाटर प्रोड्यूस होगा और जब ये वाटर प्रोड्यूस हो गया तो कार्बन का जो एक बॉन्ड फ्री हुआ, नाइट्रोजन का ये बॉन्ड फ्री हुआ, इन्होंने आपस में इंटरेक्ट की एंड दे मेड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को एक दफ़ा ऑब्जर्व भी किया कि एक अमीनो एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये जो अमीनो ग्रुप है ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों देखो आपके पास 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था ये और आपका जो अमीनो ग्रुप है ये आपस में इंटरेक्ट कर गए। इनकी इंटरेक्शन के बाद ये वाले ग्रुप तो ऑक्यूपाई हो गए, लेकिन अगर आप पूरी की पूरी प्रोटीन को देखें, पूरी की पूरी चेन को देखें, अगर यहाँ पे सिर्फ 2 अमीनो एसिड हैं या यहाँ पे 100 अमीनो एसिड हैं, कितनी भी लंबी चेन हो जाए अमीनो एसिड की, आप हमेशा इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि अमीनो एसिड की एक साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप अवेलेबल होगा, दूसरी साइड पे ये अमीनो ग्रुप अवेलेबल होगा, चाहे जितनी मर्जी लंबी चेन हो जाए। यानी कि यहाँ से आगे ये जो प्रोटीन है मज़ीद इंटरेक्ट कर सकती है, मज़ीद अमीनो एसिड्स को अपने साथ ऐड कर सकती है। तो प्रोटीन्स कैसे बनती हैं? जब अमीनो एसिड्स के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है, इनकी इंटरेक्शन से वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा और वाटर के मॉलिक्यूल के प्रोड्यूस होने के बाद जब कार्बन और नाइट्रोजन का ये जो बॉन्ड है ये फ्री हो जाएगा तो ये आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड। सो दिस वाज टुडेज़ वीडियो, दिस वाज टुडेज़ लेक्चर।
अगर आप लोग मेरा लाइव और इंटरेक्टिव लेक्चर लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यू कैन जॉइन नून एकेडमी। वहाँ पर अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाइव लेक्चर में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।